नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संजय सर। आज हम कक्षा 11 में विषय अर्थशास्त्र में पाठ 2 मूलभूत ख्याल और संकल्पनाएं इस पाठ में अभ्यास करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अर्थशास्त्र की प्रस्तावना तो हमने पिछले प्रकरण में देख ली थी। अब ये मूलभूत ख्याल यानी कि अर्थशास्त्र का ख्याल किस तरह से अस्तित्व में आया, संकल्पना क्या है उसके बारे में परिचय यहाँ पे हम प्राप्त करेंगे दोस्तों। मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है, ये हमने पिछले प्रकरण में देखा था। अर्थशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत में कई आधारभूत ख्याल और उसका विस्तृत और समझ लेना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जितना ये चीज़ क्लियर होगी उतना हम अर्थशास्त्र को भली भांति अच्छी तरह से समझ सकेंगे, क्योंकि ख्याल जो है वो बार बार उपयोग में आते हैं। शुरुआती दौर में इन शब्दों के अर्थ और मूलभूत ख्यालों की स्पष्ट समझ प्राप्त कर लेने से हम अर्थशास्त्र का जो शेष अध्ययन बचता है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकरण में हमें यहाँ पर वस्तु, सेवा, साधन, कीमत और मूल्य का अर्थ तथा अंतर, संपत्ति और कल्याण, व्यापार चक्र के संदर्भ में प्राथमिक जानकारी का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम पहले बात करेंगे अब कीमत और मूल्य की। तो ये कीमत और मूल्य क्या है दोस्तों? देखिए, कीमत को हम प्राइस कहते हैं और मूल्य को हम वैल्यू कहते हैं। दोनों कहने में देखा जाए तो बहुत ही सामान्य, एक दूसरे के समांतर माने जाते हैं, फिर भी दोनों के बीच में एक भेद है। उस भेद को हम जरा परखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दैनिक व्यवहारिक जीवन में हम कीमत और मूल्य को लगभग पर्यायवाची शब्द के रूप में उपयोग करते हैं। यह वस्तु मूल्यवान है, यह वस्तु कीमती है, इसकी कीमत अधिक है। कई बार हम ऐसे शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इत्यादि वाक्यों में कीमत और मूल्य को लगभग पर्यायवाची शब्द बना दिया गया, किंतु अर्थशास्त्र में इन दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग होता है, तो इसको समझना भी बड़ा ही जरूरी है। तो दोस्तों ये देखते हैं पहले हम मूल्य के बारे में। कीमत और मूल्य अलग से स्पष्ट अर्थ समझने के लिए सबसे पहले मूल्य का अर्थ जानना आवश्यक है। व्यवहार में जो मूल्य हैं वो दो प्रकार से देखे जाते हैं। पहला है उपयोगिता मूल्य और दूसरा है विनिमय मूल्य। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले उपयोगिता मूल्य के बारे में। देखिए, यहाँ पर वस्तु मानव जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, यानी कि मानव जीवन के साथ में कितनी ज़्यादा गहराई से वो जुड़ी हुई है, संबंध रखती है, वह उसका उपयोगिता मूल्य दर्शाता है। यानी कि कुछ वस्तुएं हमारे जीवन में ऐसी होती हैं कि जिनके बिना हम चला सकते हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं कि जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, जैसे कि शहरी क्षेत्रों के अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर का होना। तो ये क्या है, बहुत ही ज़रूरी वस्तु है। शहरों में बिना एलपीजी सिलेंडर के आपके घर में खाना पक सकता नहीं है, लेकिन यही वस्तु अगर आप गांव में ले जाए तो गांव में एलपीजी सिलेंडर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चूल्हे पर भी खाना पका सकते हैं। तो ये दर्शाता है कि किसी वस्तु का उपयोगिता मूल्य क्या है। जैसे कि खुराक, पानी, सूर्य प्रकाश, हवा, इनका उपयोगिता मूल्य खूब अधिक है, क्योंकि इनके बिना जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो इनका उपयोगिता मूल्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब देखते हैं हम विनिमय मूल्य। वस्तु या सेवा देकर उसके बदले में अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करना हो तो एक वस्तु के बदले में अन्य वस्तु कितनी इकाई मिलेगी, यह संबंधित वस्तु का विनिमय मूल्य दर्शाता है। जैसे कि आप अगर गेहूं लेते हैं तो आपने 1 किलो गेहूं दिया, तो 1 किलो गेहूं देने के बदले में आपको कितना चावल मिलता है, वो उसका विनिमय मूल्य दर्शाता है। जैसे कि आपको 1 किलो गेहूं के बदले में 1 किलो ही चावल मिलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का विनिमय मूल्य क्या है, समान है। लेकिन देखो, अभी हमारा 1 रुपया और अमेरिका का 1 रुपया, उन दोनों के बीच में बहुत फ़र्क है। अमेरिका का 1 रुपया अगर हमें लेना हो तो हमें भारत के 70 रुपये देने पड़ते हैं। तो देखा जाए तो भारत का जो विनिमय मूल्य है अमेरिका के 1 रुपये की तुलना में वो क्या है, बहुत ही कम है। उसका 1 रुपया और हमारा 70 रुपया दोनों बराबर हैं, तो हमारा मूल्य उसकी तुलना में क्या है दोस्तों, कम है। तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अब आगे देखते हैं उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच का संबंध क्या है दोस्तों। वस्तु का उपयोगिता मूल्य हो तो उसका विनिमय मूल्य होगा, ऐसा कहना जरूरी नहीं है, किंतु जिसका विनिमय मूल्य हो उसका उपयोगिता मूल्य निश्चित होता है। उपयोगिता है उस पर किसी भी व्यक्ति या पीढ़ी का कोई नियंत्रण ना हो तो ऐसी वस्तुओं का विनिमय मूल्य क्या होता है, नीचा रहता है। जिसकी किसी प्रकार की मालिकी ना हो व्यक्तिगत,
तो ऐसी वस्तुएं कैसी होती हैं, नीचे विनिमय मूल्य वाली होती हैं, जैसे कि सूर्य प्रकाश, हवा, पानी इत्यादि। दोस्तों सबसे सस्ती भी चीज़ें यही हैं, हवा है, पानी है, ये एकदम ईजी मिलती हैं और ये बहुत ही सस्ती है, ये किसी के हक की नहीं है या किसी की मालिकी की नहीं है, इसके लिए सस्ती हैं। लेकिन जो वस्तु हम खरीदते हैं वो हमेशा क्या होती हैं, महंगी होती हैं। देखो, जिन वस्तुओं की कमी हो, पूर्ति पर बहुत कम लोगों का नियंत्रण हो, उस वस्तु को उपयोगिता मूल्य कम होने के बावजूद भी उसका विनिमय मूल्य ऊंचा रहता है, जैसे कि सोना, चांदी, हीरा और माणिक। देखो, ये बहुत कम लोग इसका उत्पादन करते हैं और बहुत कम लोगों के पास नियंत्रण भी है, फिर भी इसका विनिमय मूल्य क्या है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा है। इन वस्तुओं की कमी होने के कारण इनका मूल्य क्या होता है, हमेशा ऊंचा रहता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो वस्तु हमारे पास आसानी से उपलब्ध है हमेशा वो कम दाम में मिलती है, और जो वस्तुओं की कमी होती है मार्केट में वो हमेशा हमें क्या मिलती है, ऊंचे दाम पर, यानी कि महंगी मिलती है। यह बात याद रखना अनिवार्य है कि एक समय और स्थान पर जिसका विनिमय मूल्य कम हो उसका अन्य स्थान और समय पर विनिमय मूल्य ऊंचा होता है, यानी कि एक ही विनिमय मूल्य हमेशा रहेगा ऐसा होता नहीं है। समय और परिस्थिति दोनों जगह पर देखा जाए तो हर वस्तु का विनिमय मूल्य क्या होता है, अलग अलग। जैसे कि भारत में पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो यहाँ पर इसका विनिमय मूल्य क्या है, बहुत ही कम है। लेकिन जो ईरान, इराक जो कंट्रियाँ हैं कि जहाँ पर पानी की बहुत ही कमी है, ऐसी जगह पे आप जाके देखो तो पानी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर खनिज तेल जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बराबर, जो हमारे यहाँ पे महंगा है लेकिन वहाँ पे वो सस्ता है। तो देखा जाए तो वस्तु वस्तु और स्थान स्थान और समय समय हमेशा उसका विनिमय मूल्य क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, एक समान देखने को मिलता नहीं है। उदाहरण के रूप में पानी का विनिमय मूल्य देखो, यहाँ पर शून्य था किंतु शुद्ध पानी की कमी होने के कारण उसका विनिमय मूल्य क्या हो गया, ऊंचा। देखो अभी हम जो पानी पीते हैं 1 लीटर बिस्लरी का, किनली का, बराबर, ये 1 लीटर के पानी की वैल्यू कितनी है, 20 रुपये है। तो ये वैल्यू क्यों आई, क्योंकि पीने योग्य पानी की कमी होने से। आगे देखते हैं। उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के अर्थ में रहे अंतर को समझने के बाद इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अर्थशास्त्र में जहाँ जहाँ मूल्य शब्द का उपयोग होता हो वह विनिमय मूल्य के संदर्भ में ही उपयोग में लिया है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए अर्थशास्त्र के अध्ययन में मूल्य शब्द का अर्थ एक वस्तु के बदले में अन्य वस्तु कितनी इकाई प्राप्त होगी उसका प्रमाण या वस्तु का मूल्य दर्शाता है। जैसे कि अगर आपने 5 किलो गेहूँ दिया तो 5 किलो गेहूँ के बदले में आपको कितना किलो चावल मिलेगा, तो ये वस्तु का विनिमय मूल्य बताता है। जैसे कि आप जानते हैं कि गेहूँ हमेशा सस्ता होता है चावल की तुलना में, तो चावल का विनिमय मूल्य क्या है, गेहूँ से ज़्यादा है, गेहूँ का विनिमय मूल्य चावल से क्या है, कम है। और वस्तु के बदले में मुद्रा का भुगतान किया हो तो वस्तु के बदले में चुकाई गई राशि वह वस्तु की कीमत को दर्शाता, यानी कितना रुपया आपने लिया तो वस्तु दी, कितने प्रमाण में दी, ये सब उसका विनिमय मूल्य पर निर्धारित होता है। इस प्रकार मूल्य अर्थात वस्तु या सेवा का अन्य वस्तु के प्रमाण में विनिमय मूल्य, मूल्य देखिए, वस्तु या सेवा का अन्य वस्तु के प्रमाण में विनिमय मूल्य। जैसे कि एक ही प्रकार का उत्पादन करने वाले, जैसे बिस्किट की बात करते हैं, दूसरी कंपनी का कोई बिस्किट आप देते हैं 50 ग्राम का और दूसरी कोई कंपनी का लीजिए, दोनों के मूल्य में फ़र्क होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो महंगा बिक रहा है उसका विनिमय मूल्य ज़्यादा है, जो सस्ता बिक रहा है उसका विनिमय मूल्य क्या है, कम है। अब दोस्तों देखते हैं वस्तु और सेवाओं के बारे में। वस्तु क्या है, सेवाएं क्या है। तो वस्तुएं क्या है वो देखते हैं पहले। व्यक्ति अपनी तमाम आवश्यकताएं अलग अलग तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करता है। जिन भौतिक विषयों द्वारा आवश्यकताएं संतुष्ट की जाती हैं उन्हें हम वस्तुएं कहते हैं। समझ, एक बार वापस ले रहा, व्यक्ति अपनी तमाम आवश्यकताएं अलग अलग तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करता है। जिन भौतिक विषयों द्वारा आवश्यकताएं संतुष्ट की जाती हैं उसे वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि पैसे देकर वस्तु खरीदना वगैरह वगैरह। सेवाएं देखिए, अभौतिक विषय सेवा है, जैसे कि भूख संतुष्ट करने के लिए खुराक क्या है, एक वस्तु है। जिज्ञासा संतुष्ट करने के लिए शिक्षा क्या है, सेवा है। तो देखा जाए तो इसमें बहुत ही विचार लेने वाले दोनों बातें हैं वस्तु और सेवाओं के बारे में। इसके ऊपर बहुत ही गहन विचार होना चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं। व्यक्ति की आवश्यकताएं भौतिक और शारीरिक होती हैं, बराबर। कुछ हमारी शारीरिक जरूरत होती है और कुछ भौतिक, जैसे कि गर्मी लगती है तो हमें पंखा, एसी चाहिए, तो ये हमारी भौतिक जरूरत होती है, बराबर। मनोरंजन करने के लिए हमें टीवी चाहिए, तो ये हमारी भौतिक जरूरत है। लेकिन भूख लग रही है तो खाना चाहिए, तो ये हमारी क्या है, शारीरिक जरूरत है। कुछ होती हैं अभौतिक और होती हैं मानसिक। इन आवश्यकताओं का संतोष भी भौतिक और शारीरिक रूप से होता है और अभौतिक और मानसिक रूप से होता है।
खाना पीना घूमना खेलना यह भौतिक शारीरिक जरूरत है, जिसे संतुष्ट करने के लिए सारे के सारे जो परिबल हैं वो भौतिक होते हैं और भौतिक परिबलों को मापा जा सकता है। और जो वस्तुएं मानसिक होती हैं बराबर, वो सेवा से मिलती है, जैसे कि मनोरंजन सेवा बराबर, ये मानसिक वस्तु है। अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं तो आपको मनोरंजन करना पड़ता है, तो ये प्रकार की क्या है, वो सेवा है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं वस्तुओं के प्रकार। तो यहाँ पर देखो वस्तुओं के प्रकार दिए गए हैं दोस्तों। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली चीज वस्तुओं और सेवाओं का वर्गीकरण निम्नानुसार है। भौतिक के आधार पर वस्तु को दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक वस्तु जिसको हम मापा जा सकता है, दूसरा जिसको मापा जा सकता नहीं है। देखते हैं भौतिक वस्तु और अभौतिक वस्तु, जिसे हम सेवा के रूप में जानते हैं। गेंद, बैट, प्राइमर्स, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, इनको मापा जा सकता है। मापा जा सकता है मतलब हम इनकी गिनती कर सकते हैं कि किसके पास अधिक मात्रा में, किसके पास कम मात्रा में, हम कह सकते हैं। लेकिन कुछ वस्तु अभौतिक, जैसे कि संगीत, शिक्षा, चिकित्सा, सलाह, ये वस्तुएं कैसी हैं, अभौतिक हैं। इनका हम कोई मापदंड या इसको माप सकते नहीं है, या इसकी मात्रा भी निश्चित कर सकते नहीं है। दूसरा आता है दोस्तों सर्वसुलभ और आर्थिक वस्तुएं। तो सर्वसुलभ का मतलब ये हमने लगभग 10वीं में पढ़ा था इसके बारे में, संसाधनों का जो पाठ था आपका, उसमें हमने इसके बारे में बात की थी। सर्वसुलभ का मतलब जो आसानी से उपलब्ध हो, जिन वस्तु या सेवा की पूर्ति पर किसी का अंकुश ना हो, जो वस्तु या सेवा किसी को भी जब चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए, वो आसानी से उसको उस समय पर उपलब्ध हो, उसे सर्वसुलभ वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि हवा और सूर्य प्रकाश, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है और ये वस्तुएं जितनी मात्रा में जिसको चाहिए वो उपलब्ध है, इसलिए इसको हम सर्वसुलभ कहते हैं। जिस वस्तु की पूर्ति को नियंत्रित किया जा सके, जिसको हम कम कर सके, ज़्यादा कर सके, उत्पादन रोक सके, बढ़ा सके, जिसका क्रय विक्रय किया जा सके, यानी क्रय विक्रय का मतलब खरीदना और बेचना, ऐसी तमाम वस्तुओं और सेवाओं को आर्थिक वस्तु या कमी वाली वस्तु कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब तीसरा है टिकाऊ और नाशवान वस्तु। टिकाऊ का मतलब जो लंबे समय तक रहे, और नाशवान का मतलब होता है जिसका नाश हो जाए। देखते हैं आगे इसके अंदर। वस्तुओं के टिकाऊपन के आधार पर उसके दो प्रकार किए जा सकते हैं। पहला प्रकार है नाशवान वस्तुएं और दूसरा है टिकाऊ वस्तुएं। देखते हैं आगे इसमें। कई वस्तुओं का उपयोग करते ही इनका अंत हो जाता है, उसे हम नाशवान वस्तुएं कहते हैं। जैसे जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं कि जो लंबे समय तक उपयोग में लिया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज़रा समझ में आएगा दोस्तों। बिस्किट, दूध, फल, इनकी क्या होती है, समयावधि नक्की होती है। अगर आप निश्चित समय में इसका उपयोग नहीं कर लेते तो ये वस्तुएं कैसी होती हैं, खत्म हो जाती हैं, अथवा वो बिगड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं। और इनको आप लंबे समय तक कहीं पर रख सकते नहीं हैं, वो बिगड़ ही जाती हैं। इनको उपयोग में न ले तो वो उपयोगी रहती नहीं, अर्थात वो क्या है दोस्तों, नाशवान है। जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, जूते, कपड़े, फ्रिज, टीवी, इनका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं, इसके लिए इसको हम टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। ये वस्तु 5-10 दिन में फट जाएंगी या कितने समय तक चलेंगी, ऐसा कुछ भी हम निर्धारित कर सकते नहीं। आपके उपयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि ये वस्तुएं कितनी चलेंगी। अब आता है दोस्तों, आगे देखते हैं निजी और सार्वजनिक वस्तुएं। वस्तु की मालिकी और उपभोग के स्वरूप के आधार पर वस्तु के दो प्रकार बताए जा सकते हैं। पहला है निजी वस्तु और दूसरा है सार्वजनिक। निजी का मतलब अंग्रेजी में किसको कहते हैं, प्राइवेट, और सार्वजनिक को कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। वस्तु की मालिकी निजी या व्यक्तिगत हो तो उसे हम निजी वस्तु कहते हैं। जैसे कि हमारा खुद का मकान, हमारी जो खुद की पेन, पेंसिल, बैग, बुक, ये सब हमारी निजी वस्तु है। उस वस्तु के उपयोग का निर्णय निजी व्यक्ति के अधीन है, यानी हम चाहें तब उसका उपयोग करें, हम चाहें तब उसे रख दें। जिस वस्तु की मालिकी सार्वजनिक संस्था या सरकार की होती है उसे हम सार्वजनिक वस्तु कहते हैं, जिसके उपयोग का निर्णय कोई व्यक्ति या निजी स्तर पर कर सकता नहीं है। वो वस्तु हमेशा सरकार उसका निर्णय करती है कि इसका उपयोग कब किया जाएगा, कौन करेगा, इत्यादि वगैरह वगैरह। आगे देखते हैं दोस्तों। वस्तु के उपयोग के आधार पर भी निजी वस्तु या सार्वजनिक वस्तु का विचार किया जा सकता है। जिस वस्तु में स्पर्धात्मक और वंचितता का गुण है उसे हम निजी वस्तु कहते हैं। अर्थात जिस वस्तु का एक व्यक्ति उपयोग कर रहा हो तब अन्य व्यक्ति उस वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते, वे स्पर्धात्मक का गुण रखती हैं। जैसे कि जो बिस्किट एक बालक खा रहा हो तो उसी बिस्किट को अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता।
इसके अतिरिक्त निजी वस्तुएं वंचितता का गुण भी रखती हैं। जो व्यक्ति कीमत का भुगतान करता है उसको ही इसका उपयोग करने दिया जाता है, बाकी लोग उससे वंचित रहते हैं। जैसे कि आप कांकरिया में बोट राइड कर रहे हैं, तो आपने जब पैसा दिया तब आपको बोट राइड करने दे रहा है। फिर जब आप बोट राइड कर रहे हैं तो बाकी लोग वहाँ पर क्या होंगे, तो वो लोग वंचित रहेंगे। समझ में आया? फिर आप अगर पैसा चुकाते हैं तो आप भी उसका उपभोग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो उसको खरीदता है वही उसका उपयोग कर सकता है, बाकी सारे लोग वंचित रहते हैं। जैसे कीमत का भुगतान ना करे तो उसे मोबाइल फ़ोन या का उपयोग करने को मिलता नहीं है। उससे उल्टा है यहाँ पर दोस्तों, सार्वजनिक वस्तु का उपयोग सामूहिक स्तर पर होता है। जैसे कि रेलवे स्टेशन देख लो आप, वहाँ पर जब हम रेलगाड़ी में बैठने जाते हैं तो सिर्फ हम नहीं बैठते हैं, उसमें जिनकी इच्छा होती है जहाँ जो जाना चाहता है वो बैठ सकता है। पर हाँ, बशर्ते उसे टिकट लेनी पड़ती है। तो सार्वजनिक क्षेत्र कैसा होता है? अस्पर्धात्मक। उसमें किसी प्रकार की वस्तु को लेने के लिए स्पर्धा होती नहीं है, और वहाँ पर कोई वंचित भी नहीं रहता, यानी वहाँ पर अवंचितता का गुण देखने को मिलता है। स्पर्धात्मक का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति वस्तु का उपयोग कर रहा हो और अन्य व्यक्ति के उपभोग में भी कमी ना हो, यानी कि एक साथ में अधिक लोग एक ही वस्तु का उपयोग कर रहे हो, तो ऐसी वस्तुओं को हम अस्पर्धात्मक वस्तु कहते हैं। जैसे कि बगीचे का लाभ एक व्यक्ति ले तो दूसरे के लाभ लेने से कोई बगीचे की शोभा में कमी आती नहीं है। अवंचितता अर्थात जो कीमत नहीं चुकाता हो उसे वस्तु या सेवा के लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता। यानी देखो, सार्वजनिक क्षेत्र में कैसा, बाग बगीचे की बात करें तो वहाँ पर बाग बगीचा लगभग जो होता है वो फ्री होता है, उसमें किसी को चार्ज भरना पड़ता नहीं, ना कोई टिकट होती है। तो उसमें सामूहिक स्तर पर लोग उसमें जाकर आनंद महोत्सव कर सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो निजी मालिक है, व्यक्तिगत तौर पर उपयोग करते हैं, उनके उपभोग का क्षेत्र सीमित है क्योंकि वे निजी वस्तुएं हैं। जिन वस्तु का उपयोग सामूहिक स्तर पर किया जा सकता है, जिनकी मालिकी सामूहिक सरकार की है, जिनके उपभोग का क्षेत्र विशाल है, वे वस्तुएं क्या हैं? सार्वजनिक है। यानी जिन वस्तुओं का उपयोग बड़ी मात्रा में लोग कर रहे हैं तो वो वस्तुएं क्या होंगी? अधिकतर वो सार्वजनिक होगी। और जिस वस्तु का उपयोग बहुत ही कम मात्रा में, निश्चित मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, तो अधिकतर वो वस्तुएं कैसी होंगी दोस्तों? तो वो होंगी मालिकी की वस्तुएं, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत वस्तुएं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब उपभोग की वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं, इसमें देखते हैं दोस्तों। अपने मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली वस्तुएं दो तरह की होती हैं। जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, जिससे पहला होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है परोक्ष रूप से। जैसे कि खुराक जो है, तो खुराक मनुष्य की आवश्यकता कैसी है? वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली उसको संतुष्ट करती है, जबकि खुराक तैयार करना ये क्या है? उसका परोक्ष काम है। कपड़े प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं, जबकि कपड़ा जो बनाना है वो परोक्ष काम है। यानी शॉर्ट में कहा जाए तो जिस वस्तु की हमें ज़रूरत है वो वस्तु कहीं ना कहीं प्रोसेस में होकर जब आती है, डायरेक्टली जिसका हम जो हमें चाहिए वो उसको प्रत्यक्ष होता है, और जिस पे प्रोसेस होकर आती है वो वस्तु क्या होती है? हमें परोक्ष रूप से मिलती है। जैसे कि कपास जो है वो हमको प्रत्यक्ष मिल जाता है, भाई खेती की कपास मिल गया, उस कपास में से हम कपड़ा बनाते हैं, तो कपड़ा बनाने में हमको प्रोसेस करनी पड़ती है, तो वो हमें क्या मिलता है? परोक्ष रूप से मिलता है। तो जो उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेकर तुष्टि गुण का सृजन करने में महत्वपूर्ण हो वे उत्पादक वस्तुएं कही जाती है। जैसे कि ट्रैक्टर उत्पादन में उपयोग में ली जाने वाली मशीन, ये वस्तुएं कैसी हैं दोस्तों? ये वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं हैं। तो दोस्तों आज हम सिर्फ इतना रखेंगे, बाकी संपत्ति और कल्याण, संपत्ति का अर्थ इत्यादि हम अगले भाग में देखेंगे। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी बताया है आपको ये लिखना है दोस्तों।